Hello दोस्तों, welcome to Goodwill Education, that is one stop destination for your English and I welcome you in our marathon 2021 जिसके अंदर हम कर रहे हैं अपनी 12th क्लास इंग्लिश की फाइनल प्रिपरेशन। और आशा करता हूं कि आपने डे 1 और डे 2 की वीडियो को देख लिया होगा और आज डे नंबर 3 को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट जो है वो अपनी पूरी फुल फ्लेज प्रिपरेशन करना चाहता है और उसने अभी तक हमारा मैराथन का स्टार्टिंग से नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है। उस प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करके आप लोग डायरेक्टली हमारे मैराथन को शुरुआत से कंटिन्यू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि हम मैराथन में आप लोगों को क्या क्या कराने वाले हैं। और गाइस, डे नंबर 3 की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि कई सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर कितनी वीडियोस होंगी, कितने डेज के अंदर हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा ये पर्सनली मानना है कि आपको इस चीज की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। इस चीज की टेंशन ज्यादा मुझे है कि आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो टाइम से पहले हो जाए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मार्च के एंड से पहले पहले हमारा पूरा का पूरा मैराथन कंप्लीट हो जाएगा और वो भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिवली। तो इसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। कुछ स्टूडेंट्स परेशान हैं और वो कह रहे हैं कि सर राइटिंग सेक्शन पहले स्टार्ट करना चाहिए था। तो मैं लिटरेचर को इसलिए पहले स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि हमारा 44 मार्क्स का लिटरेचर है 80 में से और फ्लैमिंगो उसमें सबसे ज्यादा मेन है। लेकिन फ्लैमिंगो के 5 चैप्टर को कंप्लीट कराने के बाद पोम से पहले मैं आप लोगों के राइटिंग सेक्शन की स्टार्टिंग कर दूंगा। तो टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल लव एंड सपोर्ट, क्योंकि मुझे हर एक वीडियो के अंदर बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बहुत सारे लाइक्स मिल रहे हैं और मुझे पता है आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। अगर कोई भी बच्चा मुझे सपोर्ट कर रहा है तो थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू करना चाहता हूं आप लोगों को। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोगों की हेल्प हम इंग्लिश के लिए नहीं बल्कि फिजिकल एजुकेशन के लिए भी करने वाले हैं। तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए जो भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेक जरूर करा करो, वहां पे मैं नोट्स की जो फाइल होती है हर एक डे के लिए वो भी अपडेट कर देता हूं। तो वहां से आप अपने नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो और साथ के साथ बाकी की हमारी जितनी भी प्लेलिस्ट है, जैसे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन की और इसके अलावा जितनी भी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है जैसे कि राइटिंग सेक्शन है, कोई भी चीज, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैराथन की सारी अपडेट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। वहां मैं सारी की सारी क्वेरीज बच्चों की सॉल्व करता हूं और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज की क्लास, जो की है डे नंबर 3 के लिए। वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश एंड दैट इज मैराथन इंग्लिश 2020-21 एंड वी आर डूइंग डे 3। ठीक है, तो जो आज का हमारा डे 3 है इसके अंदर हम लॉ स्प्रिंग जो चैप्टर है इसको करने वाले हैं और इसके अंदर जो दोनों के दोनों पार्ट्स हैं हम इसका एक हिस्सा जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। इट मींस ऑथर के बारे में और डिटेल्ड एनालिसिस जो है चैप्टर का वो हो गया और इसके अलावा आपका मैसेज हो गया चैप्टर का। तो ये पार्ट आज हम कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ स्प्रिंग। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि स्प्रिंग इज़ अ सीज़न जो कि एक जॉयफुल सीज़न होता है। ठीक है, और यहाँ पे स्प्रिंग जो है वो एक मेटाफर है किसके लिए, चाइल्डहुड के लिए। यहाँ पे स्प्रिंग जो है वो चाइल्डहुड को बोला गया है और इस पूरे चैप्टर के अंदर हम मेनली किस चीज़ की बात कर रहे हैं कि कैसे बच्चों का जो बचपन है वो चाइल्डहुड जो है वो खो गया है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो एनएस जंग के बारे में देखो क्या बोला है राइटर जो है, एनएस जंग के बारे में बोला है इनका बर्थ ईयर ये है जो कि राउरकेला में जन्मी थी और उनका चाइल्डहुड और टीन एज, एडोलेसेंस मतलब टीन एज हैदराबाद में गुजरा है और उन्होंने अपनी एजुकेशन हैदराबाद से ली और अमेरिका से। उनके दोनों के दोनों जो पेरेंट्स थे वो राइटर्स थे और उन्होंने पहले एज अ राइटर इन इंडिया शुरुआत की थी अपनी और वो एडिटर और कॉलमनिस्ट भी हैं कई सारे न्यूज़पेपर्स की, इंडिया के अंदर और अब्रॉड के अंदर भी, और उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं। अच्छा, मैं ये बता दूं आपको कि ये जो चैप्टर है लॉ स्प्रिंग, ये उनकी एक किताब से लिया गया है जिसका नाम है लॉ स्प्रिंग द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो उनकी जो किताब है उससे ही लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है कि इनका जो ये फॉलोइंग एक्सेप्ट मतलब कि भाई पार्ट है, ये उनकी बुक से है जिसका नाम है लॉ स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। और हियर शी एनालाइजेज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशन विच कंडम दीज चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। मतलब कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो पॉवर्टी को फेस कर रहे हैं, जो चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन को फेस कर रहे हैं, तो इसके बारे में उन्होंने अपने इस पार्ट के अंदर बताया है। तो हम इसके बारे में आज जानेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो ये हो गया हमारा अबाउट द ऑथर का सेक्शन जो मैंने आपको बता दिया। आज डे 3 है हमारा मैराथन का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंप्लीट एनालिसिस की, कंप्लीट समरी कह लो या कंप्लीट एनालिसिस कह लो। तो मैं दोनों के दोनों पार्ट्स के बारे में बताऊंगा और दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं वो भी बताऊंगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो सिमिलैरिटी को लेके तो आता ही है लेकिन कभी कभी डिफरेंस को लेके भी आ जाता है कि अगर आप लॉ स्प्रिंग का पार्ट 1 देखते हो और पार्ट 2 देखते हो
तो उन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। देखो पार्ट 1 जो था वो मैंने आपको बताया था सीमापुरी नाम की एक प्लेस के बारे में है, और जो राइटर है एनीस जंग वो इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में जाके देखती है कि बच्चों के हालात क्या हैं। तो यहाँ पे जो सीमापुरी नाम की प्लेस होती है, यहाँ पे जो लड़का उसे मिलता है उसका नाम होता है साहिब आलम, ठीक है। और जो फिरोज़ाबाद नाम की प्लेस है, जो पार्ट 2 के अंदर जिसके बारे में हम जानते हैं, वहाँ पे जो लड़का इसे मिलता है वो कौन होता है, मुकेश। तो पहले हम बात करते हैं सीमापुरी की। और एक और चीज़ बता दूं मैं आप लोगों को कि पार्ट 1 का नाम जो है वो है समटाइम्स आई मे फाइंड अ 10 रुपी नोट, ठीक है। और सीमापुरी किस चीज़ के लिए मशहूर है, रैक पिकिंग के लिए मशहूर है। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर किसी को भी कोई डाउट होता है वो माइक पे डायरेक्टली मुझे बोल देगा, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो करेक्टर मैंने यहाँ पे भी बोल्ड किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है, और सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर यही है। मैं कहूँगा कि पार्ट 1 में मेजर करेक्टर ही यही है। एनीस जंग साहिब आलम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूरी की पूरी स्टोरी को नरेट करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साहिब की। किसकी बात करेंगे हम, साहिब की। तो यार ये साहिब कौन है, साहिब जो है वो एक बेटा है किसका, एक माइग्रेंट फैमिली का। माइग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी, मतलब ये जो लोग रहते हैं सीमापुरी में ये लोग माइग्रेंट्स होते हैं ढाका के, ढाका जो कि बांग्लादेश में है। तो ये साहिब जो है वो कौन होता है, एक रैक पिकर होता है। और सीमापुरी किस चीज़ के लिए मशहूर है, रैक पिकिंग के लिए। जो पार्ट 1 है उसमें हम सीमापुरी नाम की एक प्लेस के बारे में जानते हैं जहाँ पे 10,000 से ज़्यादा रैक पिकर्स रहते हैं एक सेटलमेंट के अंदर। और वहाँ पे एक लड़का है साहिब, ठीक है, जिसका पूरा नाम साहिब आलम है। और उससे जो राइटर है वो मिलती है, उससे स्पेसिफिकली नहीं मिलती, लेकिन वो एक ग्रुप देखती है बच्चों का जो मॉर्निंग बर्ड्स की तरह सुबह अपीयर होता है रोड्स पे और फिर आफ्टरनून में डिसअपीयर हो जाता है। और उन्हीं बच्चों में से एक लड़का साहिब होता है, और ये लड़का सीमापुरी में रहता है जो कि दिल्ली के बॉर्डर पे है, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि ये बेयरफुट घूमता रहता है, ठीक है। रोमैगिंग का मतलब होता है घूमना, एमलेसली घूमना। अराउंड द हीप्स ऑफ गार्बेज, कचड़े का जो ढेर होता है उसमें पिक करते रहता है गार्बेज को अपने लाइवलीहुड के लिए। वैसे इस चीज़ को ध्यान रखना कि जब हम सीमापुरी की बात करते हैं और बच्चों के एस्पेक्ट से, तो बच्चों के लिए जो कूड़ा बीनना होता है वो लाइवलीहुड नहीं होता, मतलब उनका सर्वाइवल का सोर्स नहीं होता, बल्कि उनके लिए एक मिस्ट्री की तरह होता है, वंडर्स में रैप्ड होता है। और कूड़ा बीनने से उनको हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती है कि उन्हें कुछ ना कुछ नया मिलेगा। कभी 1 रुपये की, कभी 10 रुपये की नोट की, उन्हें हमेशा कॉइन या नोट की आशा रहती है, होप रहती है, और वो इसी तलाश में उसको बीनते रहते हैं। उनके लिए एक ट्रेजर की तरह है, एक खजाने की तरह होता है कूड़ा, ठीक है। क्या लिखा है देखो, फॉर द चिल्ड्रन लाइक साहिब अ हीप ऑफ गार्बेज इज लाइक अ गोल्ड माइन. Thousands of such children live in their families in Simapuri. They live in a slum with not even the basic amenities, मतलब facilities भी नहीं होती वहाँ पे, such as water and sanitation available to them. These families are living in utter poverty. utter poverty मतलब बहुत बुरी poverty. अच्छा, मैं साथ के साथ क्वेश्चन भी तुम्हारे को अगर बताते चलूँ इसके अंदर, वैसे तो मैं बताऊँगा ही जो हमारा डे 4 होगा उसके अंदर, लेकिन मैं अगर बताते चलता हूँ तो एक तो भाई आयरनी इन द नेम ऑफ साहिब आलम, इसको लेके क्वेश्चन बनेगा हमारा। जैसे जैसे हमारा एनालिसिस आगे चलेगा तो मैं साथ के साथ ये भी बताते चलूँगा, ठीक है। अब आयरनी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इफ़ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आयरनी, तो आयरनी का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज़ अपोज एज इट इज़ सेड, मतलब जो चीज़ जैसी दिखाई गई है उससे अपोजिट है। तो यहाँ पे अगर हम साहिब आलम देखते हैं तो साहिब आलम के नेम का मीनिंग क्या था भाई, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स था। इसके नाम का मतलब क्या है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, मतलब कि संसार का मालिक, राजा, है ना। लेकिन ये बंदा क्या था, एक रैक पिकर, तो उसका नाम उसके प्रोफेशन को बिल्कुल सूट नहीं करता, तो यही इसके नाम के अंदर आयरनी देखा जाए तो, ठीक है। अब दूसरा एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जब पहले भी आपने ये करा होगा, चाहे एनसीईआरटी एनालिसिस किया हो या डिटेल एनालिसिस से किया हो पहले भी अगर आपने, तो मैंने आपको बताया था डिस्क्रिप्शन ऑफ सीमापुरी के बारे में, ठीक है, कि हमें डिस्क्रिप्शन बताना है सीमापुरी का। तो जब हम सीमापुरी के डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हम यही बताते हैं कि यहाँ के लोग कहाँ के रहने वाले हैं। तो यहाँ के लोग कहाँ के रहने वाले हैं, बांग्लादेश के ढाका से माइग्रेंट्स हैं जो यहाँ पे आके रहने लगे बिकॉज ऑफ स्टॉर्म्स। और ये बात किसने बताई थी साहिब को, उसकी मम्मी ने बताई थी, ठीक है, कि लॉन्ग अगो उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था, लगभग कब 1971 और 72 के आसपास, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ पार्ट लिखा हुआ है ना उसके बारे में, सीमापुरी के बारे में, कि 1000 of children live with their families in सीमापुरी, they live in slum with not even the basic amenities, मतलब बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है, जैसे पानी वानी, जो भी ड्रेनेज या जो भी चीज़ें होती हैं। बोलिए, मैं फिर से बता देता हूँ, आयरनी का मतलब होता है कोई भी चीज़ अपोजिट, मतलब जो चीज़ जैसी दिखाई गई है उससे अपोजिट है। तो आप यहाँ पे देखो तो साहिब आलम इसका नाम है लड़के का जो रैक पिकर है, और साहिब आलम का मतलब क्या है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, मतलब संसार का राजा, संसार का कर्ता धर्ता मालिक। लेकिन ये लड़का क्या सच में एक वो है, संसार का राजा है क्या, ये कोई राजा है क्या, इसके पास पैसे हैं क्या, ये वेल्दी है, ऐसा नहीं है ना।
वो तो सिर्फ एक रैग पिकर है। तो देखा जाए तो आयरनी कहाँ पे है, आयरनी उसके नेम के अंदर है कि उसका नेम साहिब आलम है, बट वो क्या है, एक रैग पिकर है, तो ये उसके नाम की आयरनी है। अब देखो आगे क्या बोला गया है यहाँ पे कि यहाँ पे जो बच्चे हैं उनके पास कोई काम नहीं है, सिर्फ एक काम है और वो है रैग पिकिंग, थ्रू विच वो अर्न करते हैं ताकि उन्हें खाने के लिए कुछ मिल सके। गार्बेज यहाँ पे एल्डर्स के लिए क्या है, मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, सर्वाइवल है उनके लिए, डेली ब्रेड है, लेकिन बच्चों के लिए क्या है, एक मैजिकल वंडर है। तो ये जो पार्ट है, ये जो मैं बोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, इसको ध्यान रखना। वेट अ मिनट, ये वाला, गार्बेज टू एल्डर इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल बट फॉर दी चिल्ड्रन इट इज अ मैजिकल वंडर। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे एक बनता है, मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज अबाउट हाउ इज गार्बेज डिफरेंट फॉर द पीपल ऑफ सीमापुरी। अभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आंसर अलग से भी डिस्कस करूंगा मैं, जो उसका टेक 4 होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि दोनों के लिए कैसे डिफरेंट है, बड़ों के लिए और बच्चों के लिए। अब देखो क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है कि इन ऑर्डर टू अर्न बेटर, मतलब थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए जो साहिब होता है वो लास्ट में क्या करने लगता है, एक टी स्टॉल पे वर्क करने लगता है। ठीक है, जहाँ पे उसे 800 रुपये महीने मिलते हैं, बट इट सीम्स ही आफ्टर दिस लूजेज हिज केयरफ्रीनेस या केयरलेसनेस। कहने का मतलब ये है, मैं इसमें कुछ पार्ट मिसिंग है बट मैं चिंता मत करो, अभी बताऊंगा, इसके अंदर ऐड करूंगा, डोंट वरी, यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा डिटेल एनालिसिस इसका। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये लड़का है जिसका नाम है साहिब। ठीक है, इसकी आयरनी के बारे में हमने बात कर ली है, नेम में क्या आयरनी है। अब ये लड़का जो है, इसे रैग पिकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है और ये एक रैग पिकर ही रहना चाहता है लाइफ के अंदर, एंड ही इंजॉयज दैट वर्क। ठीक है, लेकिन बाद में हमें इस चैप्टर के लास्ट में ही पता चलता है कि ये लड़का जो साहिब आलम है, जिसकी बात राइटर कर रही है, ये बाद में एक टी स्टॉल पे काम करने लग जाता है, और जब ये उस टी स्टॉल पे काम करता है तो वहाँ पे उसे 800 रुपये मिलते हैं महीने के। टी स्टॉल पे कितने रुपए मिलते हैं, 800 रुपये मिलते हैं। लेकिन जब राइटर उससे ये बात पूछती है कि क्या वो इस काम को करके खुश है, तो उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं होती जो पहले कभी हुआ करती थी जब वो रैग पिकिंग करता था। ये क्या लिखा है, बट इट सीम्स कि उसे पैसे तो मिलते हैं लेकिन वो अपनी केयरलेसनेस, जो लापरवाह ज़िंदगी थी, जो अपनी मस्त मौला ज़िंदगी जो उसकी थी, वो खो चुका है। ही वर्क्स फॉर समवन एल्स एंड इज नो लॉन्गर इज ओन मास्टर, मतलब वो किसी और के लिए काम करता है और अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। एंड दिस लॉस ऑफ आइडेंटिटी वेज हैप्पीली ऑन द टेंडर शोल्डर्स। टेंडर का मतलब होता है सॉफ्ट, कि ये जो लॉस है ना उसकी आइडेंटिटी का, वो उसके कंधों पे काफ़ी भारी पड़ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ तक पार्ट 1 का था, लेकिन स्टिल मैं इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन आपको इसकी आयरनी के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया डिस्क्रिप्शन के बारे में, लेकिन अगर डिस्क्रिप्शन की बात करूँ तो इसमें ज़्यादा कुछ बताया नहीं है, मैं थोड़ी चीज़ें और ऐड कर देता हूँ इसके अंदर। डिस्क्रिप्शन में सबसे पहली चीज़ अगर आप बताओगे तो आप ये बताओगे कि हाउ इज़ इट फेमस। तो कैसे फेमस है ये, इट इज़ फेमस फॉर व्हाट, इट इज़ फेमस फॉर रैग पिकिंग। दूसरा आप ये बताओगे कि यहाँ के जो लोग हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो बताओ कहाँ के रहने वाले हैं यहाँ के लोग। The people who live here are the migrants of Bangladesh। अच्छा, ये बताओ कब आए थे। बुक में वैसे 1971 दे रखा है, लेकिन अप्रॉक्स इतना ही है, 1971 to 2 तुम लिख सकते हो। वो केम हियर बैक इन 1971 एंड सेटल्ड एट द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। पेरीफेरी का मतलब होता है बॉर्डर। अच्छा, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है जो डिस्क्रिप्शन में तुम लिख सकते हो, एंड दैट इज कि सीमापुरी इज अ प्लेस ऑन द बॉर्डर ऑफ दिल्ली, की बॉर्डर पे है, येट इट इज माइल अवे फ्रॉम इट, मतलब बॉर्डर पे होने के बावजूद भी ये काफ़ी ज़्यादा दूर है दिल्ली से। तो ऐसा इसीलिए बोला गया, मैंने आपको बताया था, ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि वो सीमापुरी की जो फैसिलिटीज़, जो सीमापुरी है वो दिल्ली की फैसिलिटीज़ से काफ़ी ज़्यादा दूर है। सीमापुरी के अंदर वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं है जो दिल्ली के अंदर है। कि सीमापुरी इज़ अ प्लेस ऑन द बॉर्डर है यार, ये बॉर्डर ऑफ दिल्ली, येट इट इज़ माइल अवे फ्रॉम इट बिकॉज इट इज़ फार अवे फ्रॉम द ग्लिटर्स ऑफ दिल्ली। चमक धमक जो है दिल्ली की, उससे वो काफ़ी दूर है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बेसिक चीज़ें कुछ बताई थी आप लोगों को पहले भी कि सीमापुरी के अंदर जो लोग हैं वो किस में रहते हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ मड में रहते हैं। विद रूफ्स किसकी होती हैं,
वेरी गुड. विद roofs of tin and tarpaulin. टैरपॉलिन जो होती है वो एक थिक शीट होती है, वाटर प्रूफिंग शीट होती है जो रूफ के ऊपर वो लगा देते हैं. ठीक है, स्ट्रक्चर्स ऑफ मड में रहते हैं विद रूफ्स ऑफ टीन एंड टैरपॉलिन. ठीक है, और इसके अलावा वहाँ पे कोई सीवेज सिस्टम नहीं है. देयर इज नो सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम. अच्छा, सीवेज सिस्टम होता है घर का जो पानी होता है उसका बाहर निकलने का जो रास्ता होता है उसे सीवेज कहते हैं. और ड्रेनेज किसे कहते हैं हम? जो बारिश का पानी निकलने का रास्ता होता है उसको हम ड्रेनेज कहते हैं. ठीक है, देयर इज़ नो रनिंग वाटर फैसिलिटी. ना तो वहाँ पे कोई रनिंग वाटर फैसिलिटीज़ है और वहाँ के लोगों के पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, बट क्या है उनके पास राशन कार्ड जो उन्हें अनेबल करता है ग्रेन फूड खरीदने में. एंड दैट इज़ मोर इंपॉर्टेंट फॉर देम देन देयर आइडेंटिटी. तो ये डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है. यहाँ तक समझ में आ गया सबको? स्ट्रक्चर्स ऑफ मड का मतलब हुआ कि उनका जो घर है ना उसको स्ट्रक्चर्स बोला गया है कि वो मिट्टी के स्ट्रक्चर्स में रहते हैं. ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब ये भी मैंने बता दिया डिफरेंट कैसे है. और एक और पॉइंट यहाँ पे आता है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. एंड दैट इज कि गार्बेज जो है या रैक पिकिंग जो है यहाँ पे सीमापुरी में, रैक पिकिंग हैज एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ अ फाइन आर्ट इन सीमापुरी. कि सीमापुरी के अंदर जो रैक पिकिंग है उसने क्या करा है? एक्वायर्ड मतलब ले लिया है एक दर्जा, प्रपोर्शन ले लिया है, एक दर्जा ले लिया है आर्ट का सीमापुरी के अंदर. तो ऐसा क्यों हो गया है? कैन समवन टेल मी? दैट्स इट. और कोई? मैं यहाँ पे सिमिलैरिटी बता देता हूँ आपको कैसे है. देखो यहाँ पे जो बोला गया है मेन. ओके, वेरी गुड. देखो कोशिश कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन एक मेन रीज़न यहाँ पे दिया गया है, वो सबसे बड़ा रीज़न है कि आर्ट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. इन द सेम मैनर रैक पिकिंग इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, जो चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एकदम जस्टिफाइड है. और दूसरा एक ये कि एज एन आर्टिस्ट फील्स प्लेजर इन द इन हिज आर्ट, in the same manner the rack pickers who live here feel pleasure in rack picking. जैसे आर्टिस्ट को आर्ट में प्लेजर फील होता है वैसे रैक पिकर्स को रैपिंग में होता है. और जैसे आर्ट एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है और वैसे ही रैपिंग भी एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है. हैव यू गॉट इट? मैं फिर से बता देता हूँ. देखो एक साइड मैंने लिख दिया रैक पिकिंग, ठीक है, दूसरी साइड मैंने लिख दिया आर्ट. अब पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट है कि रैक पिकिंग क्या है? इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. कि रैक पिकिंग क्या है? एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है. और आर्ट भी क्या है? नेवर एंडिंग प्रोसेस है. सेम. इम्प्रोवाइजेशन तो आर्ट में हमेशा रहता है ना, स्पेस रहता है इम्प्रोवाइजेशन के लिए. और दूसरा क्या है कि जैसे इट गिव्स प्लेजर टू रैक पिकर्स. रैक पिकर्स को तो मज़ा आता है ना, मजबूरी में थोड़ी करते हैं. और सेम आर्टिस्ट को भी भाई मज़ा आता है अपनी आर्ट में. गॉट इट? ठीक है. और लास्ट वाला क्वेश्चन एक पॉइंट ये था कि भाई वॉज साहेब हैप्पी ऑन गेटिंग अ जॉब? बोलिए. मैं वही बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन ही ऐसे आएगा कि हाउ इज रैक पिकिंग एन आर्ट. वॉज साहेब हैप्पी ऑन गेटिंग अ जॉब, ये क्वेश्चन आता है. बोलिए. हाँ, रैप्ड इन वंडर्स, रैप्ड इन वंडर्स. देखो दो चीज़ें होती हैं, समझो, एक इस बात को समझो कि दो चीज़ें होती हैं. एक वो जो कॉन्टेक्स्ट है और एक वो जो हम एनालाइज करते हैं. और तीसरा ये भी हो सकता है जो राइटर एनालाइज करता है. अब जब बच्चों से साहेब राइटर ने पूछा कि भाई तुम्हारे लिए क्या है, तो वो इसको रैक पिकिंग नहीं कहते, वो कहते हैं हमारे लिए तो भाई ये वंडर्स हैं. तो उसने वैसे का वैसा कॉन्टेक्स्ट में लिख दिया. अब दूसरा हम क्या उसे एनालाइज करते हैं, वो तीसरी चीज़ है. और दूसरी चीज़ क्या है कि जो राइटर है वो क्या मानती है. तो राइटर ये कह रही है कि ये एक आर्ट की तरह है. समझ में आया? बड़ों के लिए सर्वाइवल, सोर्स ऑफ इनकम, तीन वर्ड यूज कर सकते हो. सर्वाइवल, सोर्स ऑफ इनकम और देयर डेली ब्रेड. ठीक है. वॉज साहेब हैप्पी ऑन गेटिंग अ जॉब? सो नो, साहेब वॉज नॉट हैप्पी ऑन गेटिंग अ जॉब. तो ये अगर तुम इतना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेते हो जितना मैंने इस चैप्टर के बारे में अभी बताया है ना,
तो ये मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ पार्ट 1 के लिए, ठीक है। हालांकि देखो मैंने सब बच्चों को यहाँ पे बोल रखा है, सभी स्टूडेंट्स को मेरे बोल रखा है कि भाई अगर तुम लोगों को लगता है कि मेरे पास टाइम है और लास्ट में तुम्हें ज़्यादा टाइम मिलता है तो आप एनसीईआरटी एनालिसिस एक बार ज़रूर करना, जो मैं रिकॉर्डिंग के थ्रू भेज रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर किसी को भी लगता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो जो मैराथन में जितना भी मैं चैप्टर के बारे में करा रहा हूँ उसको बिल्कुल भी मत छोड़ना, कोई भी चीज़ छोड़ना मत। मैराथन तो पूरा पूरा करना है, और साथ में जो लास्ट में मैं 10 डेज प्लेज लेके आऊँगा उसको भी ज़रूर करना है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, हाँ बोलिए। चलिए मैं आपको इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ। देखो दो चीज़ें होती हैं, मैंने अभी अभी बताया था आपको कि अगर कोई चीज़ कॉन्टेक्स्ट में गिवन है तो हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते, एंड दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू राइट। बट इसमें ये बोला कि उनके लिए आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, राशन कार्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तो मेरे को लिखना ही पड़ेगा आंसर के लिए। लेकिन अगर बात आती है क्यों की, तो राइटर ने ये जस्टिफाई नहीं किया। बट अगर मैं बोलूँ तो ये तो मेरा ओपिनियन होगा ना, एनालिसिस होगा मेरा। तो कभी भी ध्यान रखना कि ओपिनियन कभी भी 100% ट्रू नहीं होता, क्योंकि सबका ओपिनियन डिफर करेगा। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि यार इनके लिए आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, तो एक बच्चा कुछ कह रहा होगा, एक कुछ कह रहा होगा, बट समहाउ सारी चीज़ें रिलेटेड होंगी एक दूसरे से। तो पहली चीज़ तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि आंसर चाहे तुम किसी भी डायरेक्शन में लिख दो इसका, वो सारे ही सही होंगे। और दूसरी चीज़ मुझे क्या लगता है कि आइडेंटिटी क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये लोग जो हैं वो सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। हमने एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम में स्लम के अंदर भी यही पढ़ा था कि somehow the people who are rich, who are wealthy, for them these slum areas, you know, they are unwanted. They, even those children were considered unwanted, rootless weeds बोला गया है उनको वहाँ पे। तो कोई भी सिटी नहीं चाहेगा कि हमारे यहाँ स्लम हो, क्योंकि उनके लिए वो धब्बे की तरह होगा, ठीक है। तो ये इनके लिए आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, इसीलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि दे डोंट हैव एग्जिस्टेंस इन सोसाइटी, और उनके लिए इसीलिए शायद आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है। आइडेंटिटी से उनको खाना नहीं मिलने वाला है, उनको खाना मिलने वाला है राशन कार्ड से। तो आइडेंटिटी कार्ड उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, राशन कार्ड उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? एक क्रिएटिव लेवल पे इस बात को बोला गया है। समझ में आया? ठीक है, अब देखो पार्ट 2 के बारे में मैं बात करता हूँ। पार्ट 2 क्या है इसका? देखो मैंने हर एक चैप्टर जो है उसको कोशिश की है कि मैं 2 डेज में डिवाइड करूँगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी मुझे लगेगा अगर चैप्टर कुछ ज़्यादा ही छोटा है तो मैं जो मेरा दूसरा वाला डे हुआ करेगा उस चैप्टर का, उसको भी मैं पहले वाले में ही कंसिडर कर लूँगा, मतलब जो क्वेश्चंस वाला पार्ट है, ठीक है। ये मैं इस तरीके से करूँगा, तो डोंट वरी, मैं इसको बहुत ही स्मूथली चलाऊँगा और बहुत सही तरीके से चलाऊँगा, ठीक है। आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं इतना ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी लोग इस मैराथन को देख रहे हैं वो सब ध्यान दें चीज़ों पर, ठीक है। अगर आप सच में चाहते हो कि मेरे अच्छे मार्क्स आए इंग्लिश के अंदर, तो ध्यान देना पड़ेगा। अगर ध्यान दोगे तभी आपको बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 का नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। अब सबसे पहली चीज़ मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि पार्ट 2 पार्ट 1 से कैसे डिफरेंट है। कोई बताएगा मुझे? पार्ट 2 पार्ट 1 से कैसे डिफरेंट है? देखो सिमिलर तो हमें पता है, दोनों में चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन की बात हो रही है, चाइल्ड लेबर की बात हो रही है, लेकिन द क्वेश्चन इज कि डिफरेंट कैसे है। बिल्कुल, यासिर तुम बोलो। बोलो दक्ष, बोलो 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 दक्ष बोलो। ऑब्वियसली तो बिल्कुल सही बोला। जो वर्ड सबसे पहले यूज़ किया गया था ना कि पार्ट 2 के अंदर होप है, वो सबसे सही वर्ड था, ठीक है। आई थिंक दीप्ति आपने वर्ड यूज़ करा था शुरुआत में ही ना, ओके। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ कि पार्ट 2 के अंदर होप है, और ये पता है ये वर्ड जो है वो एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम में स्लम में भी यूज़ हुआ है। जब पोएट फर्स्ट स्टैंजा के अंदर बात कर रहा होता है बच्चों की, 4 बच्चों की, तो उसमें से वो कहता है लास्ट जो बच्चा है वो उसे होप शो करता है ना, क्योंकि वो ड्रीम्स देख रहा है, वो ड्रीम कर रहा है अपनी आने वाली लाइफ को, है ना। तो इसी तरीके से पार्ट 2 में मुकेश के जरिए राइटर जो है वो होप करती है कि ऐसे बच्चे जो हैं वो कुछ करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि पार्ट 1 में वो डिसअपॉइंटेड थी कि बच्चे रैक पिकिंग ही करना चाहते हैं और इसी में रहना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू कम आउटसाइड ऑफ दैट थिंग बेसिकली। तो पार्ट 2 में उसे होप दिखती है और पार्ट 1 में उसे डिसअपॉइंटमेंट दिखता है। बिल्कुल सही कहा आपने, जिसने भी बोला है अलग अलग तरीके से बोला है, बट दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन कोशिश करा करो चॉइस ऑफ वर्ड्स की, अच्छे अच्छे वर्ड्स अगर होंगे तुम्हारे को रिप्रेजेंट करने के लिए, आंसर को शोकेस करने के लिए, तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे वहाँ पे,
ठीक है। अब देखो सबसे पहली चीज कि आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, ये जो हमारा पार्ट है पार्ट 2, ये एक प्लेस के बारे में है जिसका नाम क्या है, फिरोजाबाद है। ठीक है, इट इज अबाउट फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद किस चीज़ के लिए फेमस है, रैक पिकिंग के लिए फेमस है। तो इट इज़ फेमस फॉर रैक पिकिंग एंड द पीपल हु लिव हियर द, ये मैंने यहाँ पे गलत कर दिया है, मैंने वेट अ मिनट, ये यहाँ पे मैंने कॉपी कुछ और कर दिया है, जस्ट वेट अ सेकेंड। अच्छा नीचे वाला पार्ट है ये, ओके, ये गलती से हो गया है यहाँ पे, जस्ट वेट अ सेकेंड गाइस। This is about part 1 actually. I was telling about part 1 and I wrote here. Sorry for that. Wait a minute. Part 1, which is about Seemapuri. Okay, done. कोई सोच रहा है ये रैक पिकिंग कहाँ से आ गया है यहाँ पे? Okay. So part 2 is, देखो ये रहा, Anish Jung then tells about Mukesh, another young boy who wants to be his own master। देखो ये कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि जो पार्ट 1 होता है उसके लास्ट के अंदर राइटर एक बात बोलती है कि साहिब इज नो लॉन्गर मास्टर ऑफ हिज ओन चॉइस, कि साहिब अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं है जब वो 800 रुपए की जॉब कर रहा होता है टी स्टॉल पे। लेकिन जब वो अपनी मर्जी का मालिक था तो उस टाइम पे भी राइटर खुश नहीं होती है, क्योंकि ही वॉज डूइंग रैक पिकिंग एंड देयर वाज नो फ्यूचर फॉर हिम, देयर वाज अ ब्लीक फ्यूचर। तो यहाँ पे राइटर कह रही है कि भाई मुकेश जो है वो अपनी मर्जी का मालिक बनना चाहता है। ठीक है, ही इज़ अ बॉय फ्रॉम फिरोजाबाद ग्लास इंडस्ट्री, और ये उसका फैमिली ट्रेडिशन है कि वो लोग ग्लास बैंगल फैक्ट्री में काम करते हैं, और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो ऐसे ही काम करते हैं इन जगहों पे इन सच हाई टेम्परेचर्स, और वो अलग अलग हेल्थ हजार्ड्स को फेस करते हैं, यहाँ तक कि अपनी आई साइट को लूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएगा, व्हाट डू यू थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड व्हाट इज दैट? फॉर व्हाट इज फिरोजाबाद फेमस? ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो वेयर इज फिरोजाबाद, डू यू नो गाइस? फिरोजाबाद इज अ प्लेस इन यूपी। ठीक है, अच्छा कितने बच्चे काम करते हैं अप्रॉक्स यहाँ पे, क्या फैक्ट वहां पे गिवन है चैप्टर के अंदर? 20,000, बिल्कुल सही कहा। वैसे तो मोर देन 20,000 है, लेकिन 20,000 एक फैक्ट वहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, हमारे को बोला गया है कि एनिश जंग जो है वो हमें मुकेश के बारे में बता रही है, जो साहिब आलम से काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि वो रैप पिकर नहीं बनना चाहता, सॉरी वो बैंगल मेकर नहीं बनना चाहता, वो अपनी मर्जी का मालिक बनना चाहता है, एंड ही वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक, बेसिकली ही वांट्स टू बी एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर। ठीक है, तो एक बॉय है फिरोजाबाद की ग्लास इंडस्ट्री से। तो यहाँ पे दो चीज़ें आ गई हैं इस वाले, अगर हम पैराग्राफ की बात करें तो सबसे पहली चीज़ तो ये आ गई कि भाई फिरोजाबाद जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है। फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर बैंगल मेकिंग, इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, और यहाँ से जो बैंगल्स हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाता है ऑल ओवर इंडिया फॉर ऑल द विमेन। ठीक है, और जो बैंगल है वो सिंबल होता है किसका, मैरिज का, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल होता है, एक इंडियन वुमेन की लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एक बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, महत्व रखता है। ठीक है, अब दूसरी अगर मैं बात करूं तो दैट इज व्हाट, दैट इज ड्रीम ऑफ मुकेश, कि ये जो लड़का होता है मुकेश, ये क्या सपने देखता है। ठीक है, तो इट इज व्हाट वाज द ड्रीम ऑफ मुकेश। तो मुकेश का क्या ड्रीम था, अभी भी मैंने बताया, यस ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। ठीक है, और यहाँ पे एक तीसरी चीज और आ गई, और वो थी कि बताओ क्या होगा, हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन अ बैंगल फर्नेस, क्योंकि जो बैंगल फर्नेस होती है, भट्टी होती है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो जब बच्चे वहाँ पे काम करते हैं तो वो एक्सपोज होते हैं हर एक तरीके के हेल्थ हजार्ड के लिए। सबसे बड़ा हजार्ड होता है आई साइट जल्दी लूज करना, क्योंकि वहाँ पे जो फर्नेसेस होती हैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है, लाइट बिल्कुल नहीं होती, सिर्फ येलो ग्लो के जो उस फर्नेस का होता है, तो वहाँ पे आई साइट बहुत जल्दी लूज करते हैं लोग, क्योंकि अपना ज़्यादा टाइम वो उसी एडजस्टेड लाइट में गुजारते हैं। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे पॉइंट, हियर द चिल्ड्रन वर्क इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ फर्नेसेस। प्रॉक्सिमिटी इट मीन्स exposure, we can say exposure of furnaces in such high temperature that they are exposed to various health hazards even losing their high sight। ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दैट इज अबाउट डिस्क्रिप्शन ऑफ फिरोजाबाद। अच्छा मैं बता दूं, अगर इस वाले चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो वो मेनली डिस्क्रिप्शन को लेके ही आ सकता है। ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि फ्लैमिंगो में से अगर तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना है तो मेन 3 चैप्टर हैं, अगर तुम इन 3 चैप्टर की लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हो तो सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा, एंड दैट इज इंडिगो, रैट ट्रैप, और इसके अलावा है द लास्ट लेसन।
ये 3 चैप्टर हैं। वैसे तो देखो डीप वाटर भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कहने को तो लॉ स्प्रिंग भी है, लेकिन इनमें से ज़्यादा आता है क्वेश्चन। लास्ट लेसन, रैट ट्रैप और इंडिगो, लॉन्ग, हाँ मैं लॉन्ग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने ये कैसे एनालाइज किया है वो भी मैं बता देता हूँ कि अगर आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखोगे जो पहले बोर्ड्स के अंदर आ रखे हैं पिछले 10 साल के, अगर आप देखते हो, ठीक है, देखो 10 साल से सेम सिलेबस है। जब मैं था 12th क्लास में तो उस टाइम पे भी यही सिलेबस था। ये मेरा 10th ईयर है पढ़ाते हुए और मैंने पास 2011 में की है, तो 2011 से ही मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो मैंने जब 10 साल के पेपर्स देखे हैं तो उसमें जब हम सीक्वेंस करेंगे दिल्ली का, मान लो दिल्ली का पेपर अगर मैं सीक्वेंस करता हूँ या किसी का भी करता हूँ, ऑल इंडिया लेवल का करता हूँ, ठीक है, तो आप अगर लिखोगे सारे चैप्टर्स के नेम और एक एक करके आप क्या करोगे, ये देखोगे कि भाई 2011 में कौन से क्वेश्चन आए। मान लो लॉ स्प्रिंग से आया और डीप वाटर से आया, तो आपने एक एक लिख दिया डीप वाटर और लॉ स्प्रिंग के आगे। फिर उसके बाद 2012 में आपने देखा किससे आया, फिर जहाँ से आया फिर आपने 1-1 कर दिया। ऐसे करके जब आप देखोगे तो लास्ट में आपको पता चलेगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ से आए हैं। तो इस तरीके से ये 3 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। विस्टाज में एनिमी, ऑन द फेस ऑफ इट और थर्ड लेवल, ये 3 चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन तीनों के अच्छे से कर लेते हो तो इसमें से एक ज़रूर आएगा, क्योंकि देखो क्वेश्चंस तो चॉइस में ही आने हैं ना, तो तीनों में से एक ज़रूर आएगा, इतना तो कंफर्म है। तो फिरोजाबाद के डिस्क्रिप्शन की अगर मैं बात करूं तो राइटर ने क्या बताया था, यहाँ पे लिखा नहीं है डिस्क्रिप्शन के बारे में, तो मैं बता देता हूँ। विस्टाज में एनिमी है, ऑन द फेस ऑफ इट है और थर्ड लेवल है, और फ्लैमिंगो के अंदर रैट ट्रैप है, इंडिगो है और द लास्ट लेसन है, ठीक है। अब देखो राइटर जब मुकेश के साथ जाती है उसके घर को विजिट करने के लिए और बीच में वो फिरोजाबाद को भी देखती है, तो वो क्या कहती है, यहाँ पे पास्ट होम्स हैं, ठीक है, पास्ट होम्स इन नैरो लेन्स है मतलब पतली पतली गलियां हैं, चोक्ड विद गार्बेज, जो कि कूड़े से लथपथ हैं। दूसरा उसने पॉइंट बताया था कि फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स लिविंग इन अ को एग्जिस्टिंग मैनर, ये को एग्जिस्टिंग मैनर में एनिमल्स और ह्यूमंस की फैमिलीज रहती हैं, ठीक है। और क्या बताया उसने कि जो घर होते हैं उनके जो डोर्स होते हैं उनको क्या बोला है, वॉबली डोर्स, दीवारों को क्या बोला है, क्रम्बलिंग वॉल्स, कभी भी ढह सकती हैं, बहुत ही ज़्यादा वीक हैं। वॉबली डोर्स मतलब अच्छे से फर्म नहीं होंगे, जॉइंट्स सही नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसने बताई हैं। लेकिन एक अच्छा पार्ट उसने क्या बताया है कि एवरीवेयर वेयर एवर your sight goes, you can see the colorful bangles of all the colors from rainbow, ठीक है। ये कुछ पार्ट है जो उसने डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया है यहाँ पे। अब इसके अलावा लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है कि मुकेश की जो फैमिली है वो दूसरी फैमिलीज की तरह ही है फिरोजाबाद के अंदर, जो कि इस पॉवर्टी के विक्टिम है। मुकेश फैमिली लाइक अदर फैमिलीज आर द विक्टिम ऑफ पॉवर्टी। उसके फादर जो हैं वो ब्लाइंड है, ब्लाइंड पूरे तरीके से नहीं होते लेकिन उनको बोला गया है इस फादर इज ब्लाइंड, एंड दे लिव इन अ स्मॉल हाफ कंस्ट्रक्टेड हाउस, ठीक है। हाफ कंस्ट्रक्टेड हाउस में रहते हैं वो। फिरोजाबाद के जो लोग हैं उनको साहूकार्स, मिडलमैन, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ही कहा जाता है, एंड द पॉलिटिशियंस, ये सब मिलकर क्या करते हैं, लूटते हैं। साहूकार उनको कर्जा देते हैं, हैवी इंटरेस्ट लेते हैं। मिडलमैन उनसे मुनाफा कमाते हैं, कम दाम पे लेके ज़्यादा दाम में बेचते हैं। पुलिसमैन जो हैं वो साहूकार और मिडलमैन से कमीशन लेके इनको एग्जॉस्ट करते रहते हैं काफ़ी ज़्यादा। पॉलिटिशियंस भी अपने वोट बैंक के लिए फ़ायदा उठाते होंगे और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी किसी ना किसी तरीके से फ़ायदा उठाते होंगे दूसरे। बट मुकेश जो है वो डिफरेंट है और कॉन्फिडेंट है और वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन द स्टोरी द ऑथर ब्रिंग्स आउट द डिप्राइविटी ऑफ चाइल्ड लेबर। यहाँ पे ब्रिंग आउट द डिप्राइविटी का जगह हम लिख देते हैं द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड लेबर। अब आगे क्या लिखा है, चाइल्डहुड इज कंसिडर्ड एज स्प्रिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ फुल ऑफ जॉय, प्लेजर एंड प्ले, बट आयरॉनिकली मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन लाइक साहिब एंड मुकेश हैव लॉस्ट देयर स्प्रिंग चाइल्डहुड बाय गेटिंग एंगेज इन मेकिंग अ लिविंग। मतलब कमाने के लिए उन्होंने अपने बचपन को कहीं ना कहीं खो दिया है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मेरे को बतानी थी, आई हैव फॉरगॉटन टू टेल यू, मैं एक बार बता देता हूँ, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एंड दैट इज अबाउट व्हाट, वेट अ मिनट, दैट इज अबाउट द इनिशिएटिव by the bangle makers is never taken,
कि जब राइटर वहाँ के लोगों से बात करती है, बैंगल मेकर से बात करती है, तो उसे क्या पता चलता है कि ये लोग कभी कोई कोऑपरेटिव नहीं बनाते, कोई इनिशिएटिव नहीं लेते। कोऑपरेटिव किसको कहा जाता है? संगठन को कहा जाता है। जैसे कोई भी अगर मार्केट होती है ना, तो उस मार्केट का भी एक एसोसिएशन होता है, संगठन होता है जो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करता है। और अगर कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी आती है अगेंस्ट में, तो वो साथ में खड़े हो जाते हैं मिलकर। जैसे अभी हमने रिसेंटली देखा है कैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहे हैं, और फार्मर्स के को लग रहा है कि हमारे जो पॉलिसी ये आई है फार्मिंग को लेके, फार्म बिल्स जो आए हैं वो ठीक नहीं है, तो उन्होंने अपनी जो कॉपरेटिव्स हैं, उनके जो एसोसिएशन है, संगठन है, उन वो सब मिलके क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से बैंगल मेकर्स के भी कॉपरेटिव होते हैं इस टाइम पे। तो लेकिन उस टाइम पे जब एनएस जंग गई और उसने देखा, तो उसने जब यंग मैन से वहाँ पे पूछा कि तुम लोग कोई कॉपरेटिव क्यों नहीं बनाते हो, तो व्हाट दे सेड कि अगर हम कोई कॉपरेटिव बनाएंगे तो पुलिस हमें कुछ इलीगल करने के लिए जेल में डाल देगी। क्योंकि उन लोगों को ये लगता है कि वी आर बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट प्रोड्यूसिंग बैंगल्स, और हमें यही करना पड़ेगा और यही करते करते हम मर जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कैरेक्टर्स की बात करूँ तो साहिब आलम का कैरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रैप पिकर है, मुकेश का, यही दो मेन कैरेक्टर हैं इसके अंदर। अब हम मैसेज की बात करते हैं तो देखो क्या लिखा है। लेसन जो है लॉ स्प्रिंग, वो हमें 2 स्टोरीज दिखाता है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से। कैरेक्टर्स जो हैं प्लेसेस के वो डिफरेंट हैं, बट प्रॉब्लम जो है वो सेम है। थाउजेंड्स ऑफ साहिब्स और मुकेश जो हैं वो कंडम्ड टू लिव, मतलब कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेड है, एक्सप्लॉइटेड टू लिव, कंडम का मतलब एक्सप्लॉइटेड भी लिख सकते हो, टू लिव अ लाइफ ऑफ माइजरी एंड एक्सप्लॉइटेशन। ग्राइंडिंग पॉवर्टी, पीसने वाली एक पॉवर्टी है जो उनको पीस रही है। एंड ट्रेडिशंस, जो ट्रेडिशन है उन्हें कंपेल कर रहा है। ट्रेडिशन इसलिए क्योंकि बैंगल मेकर्स हैं, बैंगल मेकर की कास्ट है उनकी, तो भाई यही करना है, तो ट्रेडिशन हो गया ना एक तरीके से। कंपेल मतलब मजबूर कर रहा है बच्चों को कि वो वर्क करें इन द मोस्ट इनह्यूमन, इनह्यूमन मतलब दर्द, मतलब ह्यूमन कंडीशंस नहीं है, मतलब फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, इनह्यूमन है, पैथेटिक सिचुएशन है एंड हॉस्टाइल कंडीशन है, वाइल्ड कंडीशंस है, हालात हैं। और जो ऑथर है वो सक्सीड करती है इन हाईलाइटिंग द प्लाइट, प्लाइट मतलब एक दर्द जो होता है ऑफ सच अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन, की जो इतने अनफॉर्चुनेट है, मतलब लकी अनलकी चिल्ड्रन है, उनके दर्द को दिखाने में वो सक्सीड करती है। यहाँ पे, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? मैं फिर से बता देता हूँ, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो बैंगल मेकर्स हैं वो इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर वो इनिशिएटिव लेंगे तो उनको पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाएगा कुछ इलीगल करने के लिए, बिकॉज दे आर बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर एंड दे थिंक दैट इफ वी आर बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर देन वी कैन ओनली प्रोड्यूस बैंगल्स, हमें बैंगल ही प्रोड्यूस करना होगा। सो दे आर बेसिकली नॉट अवेयर अबाउट देयर राइट्स, कि वो अपनी राइट्स के बारे में अवेयर नहीं है। दैट्स वाई दे डू नॉट फॉर्म अ कोऑपरेटिव, वो कोई संगठन नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज हमारा जो डे 3 है वो कंप्लीट होता है। होप आप लोगों को डे 3 समझ में आ गया होगा अभी तक।